अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बल्कि सबसे आखिर पर हम बात करेंगे 13 मई के हवाले से। आज 13 मई है। 13 मई क्यों अहमियत है इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में, ये हम आपको बताएंगे, आसफ बशीर आपको बताएंगे। फिर हम बात करेंगे जनाब अडयाला जेल के बासियों पर पाबंदी लगी गई है, मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है, क्यों लगाई गई है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे अहम सुलगता हुआ मौजू है, जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, मालाकंड में एहतजाज हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। जी आसिफ, आप खरीद से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आज़ाद कश्मीर में सूरत इतनी अच्छी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में 1 साल से एक तहरीक चल रही थी और वो तहरीक जो है खामोशी से चल रही थी। और इनिशियल इस तहरीक का आगाज़ इस तरह हुआ था कि जब बिजली की कीमतों में 1 साल पहले होशरुबा इजाफा हुआ तो आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने, 10 ज़िले हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने अपने बिल फाड़ दिए, उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब वो मामला अभी रिसेंटली दोबारा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। वफाक से रेंजर्स वहाँ पर गई है। अभी हमारी स्क्रीन पर देख लें कि किस तरह आंसू गैस वहाँ पर फेंकी गई है। आज़ाद कश्मीर का जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर का जो राब्ता है, एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुजफ्फराबाद को काट के रख दिया है। आज़ाद कश्मीर को जो पाकिस्तान के इलाके हैं उनसे आज़ाद कश्मीर कटा हुआ है अमली तौर पे, क्योंकि सड़कें ब्लॉक रही हैं। वो उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ख्यालात हैं, लेकिन एक बात उनमें ज़रूर कॉमन है कि वो समझते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और ज़ाहिर है तहरीक जो चलाई जाती रही है किसी ज़माने में, वो यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो ये कहते रहे हैं कि वो हमारे साथ मिले और हम फ्यूचर पाकिस्तान के साथ गुजारें। लेकिन अब मामला क्या हो रहा है? अब मामला ये हो रहा है कि माशी दिगरगुन सूरत हाल ने एक तहरीक लोगों को चलाने पर मजबूर किया है। और तहरीक, आसिफ हैरानकुन बात यह है कि तहरीक सियासी कुव्वत नहीं चला रही, तहरीक चला रहे हैं वहाँ के ताजर, वहाँ का आम आदमी, वहाँ का तालिब इल्म। ये इन्होंने एक आसिफ कमेटी बनाई हुई है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इसके वैसे लीडर्स का नाम अगर मैं लेना शुरू करूँ तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, ये इतनी मौसर है कि ये तमाम 10 के 10 ज़िलों में, ज़िला की लेवल के ऊपर भी इनकी तंजीम मौजूद है, टाउन की लेवल पर और मोहल्ले के लेवल के ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। और अगेन मरकज़ है इनका, एक मरकज़ी की आदत है। तो ये वहाँ पर सूरत हाल है। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया है और फेडरल गवर्नमेंट के नोटिस के बाद आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात भी की थी अपने मिनिस्टर्स के साथ, और कुछ मुतालबात थे उनके। मैं क्विकली अगर बता दूं कि मुतालबात क्या है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी प्लीज़। ठीक आसिफ, सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि जो बिजली पैदा होती है, आपको पता है मंगला डैम पर मौजूद है, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर इसके बावजूद आप बिजली हमारे इलाके में पैदा करते हैं, लेकिन बिजली का बिल हमसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक तो ये है कि ये इसके अलावा एजाज़ देखें, मंगला डैम जब बना तो बड़ी तादाद में वहाँ से लोग डिस्प्लेस भी हुए, उन लोगों की कुर्बानी भी है। एक तो इलाका भी उनका है, उस नाते आपको वो देनी पड़ती है जो उसकी, जी, तो उनकी एक तो कुर्बानी भी है। और दूसरा, जहाँ पे आप पैदा करते हैं उसका एक फार्मूला होता है कि फिर आप उसका बेनिफिट करते हैं उस इलाके को। फिर ये कहते हैं कि नेशनल ग्रिड पे जो एक नेशनल ग्रिड स्टेशन कायम किया जाए और आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री इलाका करार दिया जाए, ये उनका मुतालबा है। फिर मंगला डैम, नीलम झेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट समेत दीगर तमाम हाइड्रल प्रोजेक्ट्स की मलकियत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले की जाए, ये ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट के हवाले। हुकूमत पाकिस्तान पिछले 56 सालों का मंगला डैम का नेट हाइडल प्रॉफिट और अबियाना रियासत के हवाले करे, नीज़ मुस्तकबिल के लिए दरियाओं का अबियाने का नया माहदा किया जाए, ये उनका मुतालबा है। फिर ये कहते हैं मीरपुर में रठुआ हरियाम पुल की तामीर को फिल फौर मुकम्मल किया जाए। फिर कहते हैं
होलार्ड क्रोट डैम और पतन शेर खान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर की वजह से पुंछ डिवीजन की मेन शाहराह और लाइफ लाइन आज़ाद पतन तासून सड़क मुतासर हो चुकी है, जिससे लाखों की आबादी को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। एजाज, ये तो चलें लोकल लेवल के मुताबिक, मैं अगर कोई बड़ी बात है तो करें, नहीं तो फिर आगे करते हैं। अच्छा, बड़ी बात आसिफ उसमें ये है कि ये जो आटे की सब्सिडी है वो कह रहे हैं कि हमें आटे की सब्सिडी दी जाए। ये मेन उनके मुतालबात हैं, और भी में पढ़े जा सकते हैं, लेकिन उनके मुतालबात के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने 23 अरब रुपए जारी करने का फ़ैसला किया है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने वो जारी कर दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो ये वहाँ पर सूरत हाल है। रेंजर्स है वहाँ पर, कर्फ्यू की सी सूरत हाल थी। अभी इंटरनेट, एज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनेट वहाँ पर बंद है, अमली तौर पर डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है वहाँ पर। देखें एजाज, इसमें हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है, एक हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। देखें, अब कहने को आज़ाद कश्मीर को हम एक अलग रियासत कहते हैं, और अगर वहाँ के लोग वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट कर रहे होते तो शायद अब मेरे लिए बतौर एक आम पाकिस्तानी के इतना इसमें इशू ना होता। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम जानते हैं कि हमारी जो भी यहाँ हुकूमत आती है ये खटपुतली हुकूमत होती है, और पाकिस्तान में डिसाइड कर दिया जाता है कि इस पर किसकी बारी है। इसीलिए वो मुतालबात फेडरल से कर रहे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद से वो मुतालबात कर रहे हैं। उन्हें पता है ना कि पैसे किसके पास हैं जी। और दूसरी बात एजाज़, देखें, अफसोस की बात ये है कि ये इस तरह की तहरीकें जब चलती हैं और इसमें आम लोग हैं जो एक, आप इसको ये बात बिल्कुल गलत की जाती है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। ये तो उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन है कि वो रोज़ सुबह 9 बजे एंगेज करते हैं वहाँ पे पुलिस को, और मगरिब तक वहाँ पे पथराव और आग मचोली खेली जाती है, और जो कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम तो चले थे मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने, और जनाब हमारे आज़ाद कश्मीर में हमारे ख़िलाफ़ तहरीक, और जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर आपके दुश्मन भी पीछे आके खड़े हो जाते हैं, और इन तहरीकों में फिर खून खराबा भी खुदा न खास्ता किया जा सकता है। और पाकिस्तान के लिए देखें, इस वक्त हमारे लिए कोई अच्छी खबर इस लिहाज से नहीं है कि केपी में कोई हमारा रिट नहीं है। मगरिब के बाद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ भी बाहर नहीं निकलती। तालिबान ने हर ज़िले के आपने उस दिन बताया था कि अपने अमीर मुकर्रर कर दिए हुए हैं, सरकारी ठेकों के अंदर वो कहते हैं कि हमें भत्ता दें। उसके अलावा आप देखें कि वहाँ पे 3 एलिमेंट इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो वहाँ पे पीटीआई लेड जो हुकूमत है वो आपके ख़िलाफ़ हो रही है, वहाँ पे तालिबान का एलिमेंट आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और तीसरा जो अफ़गानी हैं, अफ़गान तालिबान और जो अफ़गान वहाँ रहते हैं वो एलिमेंट भी है। तो ये 3 एक ट्राइका बन रही है जो किसी भी सूरत, नहीं 3 ट्राइका, पीटीआई, टीटीपी और अफ़गान तालिबान जी। ये तीनों फैक्टर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम एज स्टेट कहाँ खड़े होंगे। उसके बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, उसके बाद कश्मीर की सूरत हाल तो एक हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है, एक भयानक ख्वाब है जहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो है हमारे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो जाए। ये तो मैं ये समझता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म तीनों लेवल के ऊपर एड्रेस किया जाए। हुकूमत जिसकी भी हो वहाँ पे, अपोजिशन जो भी हो, वहाँ पे कश्मीरियों को ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने फील किया है हमारे बाहर निकलने को और वो हमारे साथ खड़े हैं। कुछ मुतालबात जायज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे नहीं होंगे, शायद उन्हें भी पता है। जब मुतालबात दिए जाते हैं इसी तरह दिए जाते हैं, बिजली फ्री कर दें, टैक्स फ्री कर दें, वो तो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर में होना थोड़ा सा उसको वक्त लगेगा, लेकिन मुतालबात की बुनियाद बिल्कुल जायज़ है कि हमारा डैम है, आप यहाँ पे बिजली पैदा कर रहे हैं, हमें उसकी रॉयल्टी दी जाए। फिर वो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को पैसे दें यार। देखें बहुत बड़ी करप्शन होती है वहाँ पे, पेपर वर्क होता है मंसूबों का, ये वो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमी और पसमानगी है। इवन आपकी आज तक टूरिज्म की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो सकी कि आपके रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। कि ये पॉलिटिकल फेलियर भी है। यस, वहाँ की सियासी जमातें और सियासी क़यादत और बशमूल हुकूमत
वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सके होते प्रॉपरली, तो ये तो सूरत तो हाल वो होती। सुने जाते ना जी, फिर जी। लोग अच्छा, उन्हें सुन। एक और ना इस बात से जुड़ी हुई बात, मालाकंड डिवीजन जो है, आपको पता है तकरीबन 7-8 के करीब वहाँ पर अजला है मालाकंड डिवीजन के, 3200 के करीब किलोमीटर के करीब इसका इलाका है। ये प्रिंसिली स्टेट है, ठीक है। ये 1969 तक ये चित्राल दीर की स्टेट थी, और 1969-70 में फिर इसको शामिल किया गया, लेकिन अभी भी ये प्रिंसिपली स्टेट थी जहाँ पर जैसे कहते हैं टैक्स फ्री जोन ये था। अब वहाँ पे भी टैक्स लगाने की बात की जा रही है, और वहाँ पर भी इसी तरह का एहतजाज हो रहा है मालाकंड डिवीजन के अंदर। आपको पता है कि वहाँ पर जो टैक्स फ्री गाड़ियाँ होती थी अभी भी हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी थी, इसलिए कि वो टैक्स फ्री इलाका है, तो वहाँ के लोग भी एक एहतजाज कर रहे हैं। तो मालाकंड डिवीजन हो या आज़ाद कश्मीर हो या खैबर पख्तूनख्वा या इवन बलूचिस्तान, तो ये अगेन वही बात है कि मान लिए अच्छी बात नहीं है। तो देखें एजाज, इसके दो पहलू हैं ना। देखें जो तो गाड़ियाँ थी ना जो लोकली अलाउ थी वहाँ पे, वो उनको अगर किसी दायरे ज़ाब्ते में लाना है तो फिर उसके रूल्स स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के तय करने चाहिए। बाकी जो टैक्स फ्री जोन थे उनको से एक सर्टन टाइम दिया जाता है। ज़ाहिर अल्टीमेटली आपने टैक्स उसके बाद लेना होता है। आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ टाइम के लिए करते हैं, या उन्हें सब्सिडीज़ देते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाए। मैं ये समझता हूँ कि मालाकंड हो, कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, हमें स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात के साथ बहुत सारे मामला तय करने हैं। कई जगहों पे तो मामला इतने बिगड़ चुके हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के मामला हैं जिसमें आम माफ़ी भी दी गई है, लेकिन लोग उस तरह बड़ी तादाद में कोई नीचे नहीं आए पहाड़ों से। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट के पास ना तो इतने फालतू वसाइल हैं कि उसको खाना जंगी की नज़र किया जाए, और ना ही हम मज़ीद नफाक जो है उसको अफोर्ड करते हैं। आसिफ, मुझे डर पता क्या है? मुझे डर ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर, मालाकंड या बलूचिस्तान की अंदर ये जो लोगों का गुस्सा है, ये गुस्सा इकट्ठा ना हो जाए। पंजाब के अंदर भी तो लोगों को एक गुस्सा है ना, पॉलिटिकल गुस्सा तो है पंजाब के जाहिर अंदर, है, ठीक है। तो मुझे डर ये है कि ये कहीं सूरत हाल, क्योंकि अभी देखें ना, जून में बजट आना है, 7 जून को बजट आ रहा है, ठीक है। और ये 17 तारीख तक, 17 जुलाई तक नेशनल असम्बली का इजलास चलेगा, 7 जून को बजट आएगा, जुलाई में आपने IMF के पास जाना है तो मज़ीद टैक्स लगेंगे। तो ये कहीं ये हैव्स और हैव नॉट्स की जंग में ना बदल जाए, तो ये देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, और सब जमातों को सुनकर और एक बड़े फ्रेम के अंदर और खुले दिल के साथ चीज़ों को आगे लेके अगर हम नहीं चलेंगे तो ये इश्यूज हमें तंग करते हैं। अच्छा जी, क्विकली मैं बता देता हूँ इस पर लंबी बात क्या, कि अडयाला जेल के जो बासी हैं, उनमें सबसे अहम बासी तो जनाब इमरान खान साहब हैं। उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। बताया ये गया कि 7 दिन तक 7000 के करीब कैदी हैं, 7 दिन तक वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। आज मैं नेशनल असम्बली में था तो वहाँ पर जैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उन्होंने भी ये मामला उठाया। उमर अयूब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने भी ये मामला उठाया और कहा कि ये बड़ी ज़्यादती है कि इतने ज़्यादा वहाँ पर कैदी हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। जैन कुरैशी ने अपना बताया कि मैं अपने वालिद से मिलने गया था, मैं अपनी वालदा को, फैमिली को लेके गया हूँ, तो हमें नहीं मिलने दिया गया। खैर, ये मामला इन मैनी वेज़ इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वहाँ पर हैं तो ये मिलने नहीं दिया जाता। बताया ये गया है कि ये सिक्योरिटी वजूहत हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वैसे इमरान खान साहब की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वजूहत हैं, इमरान खान साहब को कहीं और ही मुंतकिल कर दें, ताकि ये जो बाकी लोग अगर मुतासर होते हैं तो वो ना मुतासर हो। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इक़दामात, ये आपको याद होगा कि ये 3 माह के अंदर अंदर ये मार्च में भी पहले ये पाबंदी लगी थी। तो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है, और पहले भी पंजाब IG जेल खाना जात ने ख़त सिक्योरिटी रीजंस बताई थी, और हालांकि जो मुलाकाती जाते हैं सर चो के जाते हैं, सारा कुछ है। तो शीर वायलेशन है इंसानी हुकूक की, और आज मुस्लिम लीग नून जो बोएगी कल उसे काटना भी पड़ेगा। कोई शक ही नहीं। ये जेल में जाना और इक़्तिदार में आना, इसमें एक वर्का फटने की देर होती है, और वो वर्का जिस दिन फट गया तो यही कुछ नून लीग के पेश आएगा, तो उन्हें थोड़ा सा
तहम्मुल का और बुर्दबारी का मुजाहरा करना आज तो बहुत सीरियस मामला हो गए और अभी एक और सीरियस मामला आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ यार, मतलब इतने भी सीरियस नहीं होना चाहिए यार, देखने वाले हमारे जो है वो भी बोर ही हो जाएंगे कि यार। आप इस तरह करें कि एक सेगमेंट आप रख लिया करें जिसमें हम लतीफ़े सुनाएं। तो आप सुनाए ना लतीफ़ा यार, आप नहीं, रोका नहीं, अब करंट अफेयर्स ऐसे हैं ना एजाज के, इसमें लतीफ़े की गुंजाइश भी नहीं बनती। यार। बड़ी एक संग दिली चाहिए है लतीफ़ा सुनाने या कहका लगाने की। देखे ना हमारे लोग यार, रोडों ये पे भी हैं कंट्रीब्यूशन आसिफ, मैं तुम्हें बताऊं यार। लोग इतने टेंस है ना कि अगर आप कोई लोग टेंस लाइट हैं, बात कर लेकिन देना तो वो भी हमें बड़ी। एहसास है कि लोग टेंस हैं यार, लेकिन अफसोस होता है कि हमें उन्हें सुनाने के लिए बहुत कम कोई अच्छी खबर होती है। 13 मई है जी, 13 मई 13 मई क्यों अहम है? 13 मई ये क्यों बताएं, अहम है? देखिए 13 शॉर्ट मई सा बताएं, टाइम हमारा भी ज़रा 13 मई को क्यों अहम है जी कि आपके जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सहाफ़ियों ने सच बोलने की कीमत चुकाई है, और शायद इसीलिए जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने को अफजल जहाद करार दिया गया था। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं, उन्होंने 13 मई 1978 को जो है हमारे सहाफ़ियों को कोड़े मरवाए थे। ऐसे एक फ़ौजी अदालत से फ़ैसला हुआ और 4 लोग थे जिनको कोड़े मारने का हुक्म हुआ, लेकिन उनमें से जो 3 लोग थे उसमें नासिर जैदी साहब थे, इकबाल जाफरी साहब थे और खावर नईम हाशमी थे। इन 3 लोगों को कोड़े लगे थे। चौथे जो हमारे साहब थे वो बीमार थे और उनको कोड़े नहीं लगे थे। इनको भी डॉक्टर ने कहा था, जेल के डॉक्टर ने, कि अगर आप बीमार हैं या आपका कोई मसला है तो मैं इसमें कुछ आपको फेवर कर देता तो हूं। इन तीनों लोगों ने कहा कि अगर ये इन हुक्मरानों ने तय कर लिया कि हमें कोड़े मारने हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम फेस करेंगे, ये जो करना चाहते हैं करें। तो एजाज़ क्या हुआ कि मगरिब के बाद ना इन लोगों को ना बिल्कुल नंगा कर दिया गया और एक टिकटिकी चढ़ाना होता है, वो बंदे को बांध देते हैं, हुक बनाया होता है ना। हाँ, उसकी पुश्त होती है। तो वहाँ पे ना इनको एक मलमल का कपड़ा सा इनको बस वो दिया गया था, तो इनको कोड़े लगाए। और आफरीन है कि इन्होंने वहीं पे जेल में एक मीटिंग की थी, कोट लखपत जेल में थे ये लोग। इन्होंने वहीं पे मीटिंग की कोड़े लगने से पहले। इन्होंने कहा कि बात ये है कि एक तो कोड़ों पे किसी ने चीखना नहीं है, किसी ने रोना नहीं है, किसी ने इल्तिजा नहीं करनी, और हमने मर्दाना वार ये कोड़े खाने। तो जब ये कोड़े मारे गए तो इन लोगों ने डिक्टेटर जो थे उस वक्त के ज़ियाउल हक, उनके खिलाफ नारे लगाए हर कोड़े पे। और फिर इन्होंने स्टेज, वो जो स्ट्रेचर लाया हुआ था केस के, उस पे उन्होंने जाने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा हम अपने कदमों पे चल के जाएंगे। तो एक हिस्ट्री रकम हुई एजाज कि पाकिस्तान में अहले कलम को कोड़े मारे गए, सिर्फ किस बात पे कि आप सच ना बोलें, आप वो बात लिखें जो हुक्मरान चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये सरफिरे लोग होते हैं, जर्नलिज्म आपको पता है जॉब कभी भी नहीं रही है, सरफिरे लोगों का काम रहा है। तो ये सरफिरे लोग थे और इनको हक बात कहने का एक जुनून था। तो इन लोगों ने जो है वो कोड़े खाए और एक मेडल के तौर पे इनके कोड़ों को याद रखा जाता है। आज यहाँ पे इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में RIUJ ने जो है एक तकरीब भी रखी थी और पूरे मुल्क में एक योम अज़म बनाया गया इस दिन की मुनासबत के हवाले से। तो हमने नासिर जैदी साहब को एफ़ाज़ुर रहमान अवार्ड मिला था, तो उनके एजाज़ में इस्तकबालिया भी था, ये तकरीब भी थी, और हमने सब ने मिल के उनसे सीखने की कोशिश की कि आज़ादी इज़हार राय को आज जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। इकबाल जाफरी साहब जो हैं वो लाहौर में थे, एक अदालत में कोई उनका केस था और वो आज, वरना उन्होंने हमें ज्वाइन करना था। इसी तरह खावर नईम हाशमी लाहौर में थे। एक मुख्तसर सी बात आपको बताऊं, मैंने ये बुक है PFUJ की 70 साला हिस्ट्री के ऊपर। तो इस बुक में मैंने ये पढ़ा आज के दिन की मुनासबत के हवाले से इन तीनों लोगों का। तो इकबाल जाफरी साहब कहते हैं कि मेरी वालदा को एक पहले तो मुझे पिंडी से जब मुंतकिल किया गया तो बताया ही नहीं जा रहा था किधर ले गए। तो मेरी वालदा एक ब्रिगेडियर साहब के पास गई, तो उनसे कहा जी कि मेरे बच्चे को छोड़ दे। खैर उन्होंने एक पेपर और पेन दिया, उन्होंने कहा अगर आप यहाँ माफ़ी लिख दें तो मैं आपके बेटे को ना, आपकी कोई मुलाकात वगैरह हो रही हो। तो उन्होंने कहा बात सुनो, तुम्हारा और जनरल ज़िया का जो ख्याल है ना कि हम माफ़ी मांगेंगे तुम्हारे से, हम तुम्हारे से कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे और ये तुम्हारी भूल है कि तुम हमसे माफ़ी, हाँ ये मेरा राइट है, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो, मुझे बताओ उसे कहाँ रखा है, और ये जो माफ़ियाँ शाफियाँ, हम माफ़ियाँ मांगने वाले लोग नहीं। अच्छा, इसी तरह खावर नईम हाशमी जो है
वो उनके बारे में उस्मानी साहब जो थे, निसार उस्मानी साहब, वो हमेशा जनरल ज़िया जब लाहौर जाते, सहाफ़ियों से मिलते या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो वो कहते जी कि वो खावर नईम हाशमी जो हैं उनको आप रिलीज़ करें। तो वो कहते थे कि नहीं, वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो दहशतगर्द है। और उनके ऊपर एजाज़ जो केस बनाया गया था उसमें सिर्फ सज़ाए मौत थी। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के बाकी से उन्हें भी कोड़े भी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों ने मिलजुल के ये बुरा वक्त और आवाज़ उठा के इन लोगों को वो मौत के मुंह से तो निकाल लाए, लेकिन जो इन्हें कोड़े मारे गए थे वो आज तक याद हैं। और ये लेजेंड्स हैं, हमारे मीडिया के माथे का झूमर हैं कि इन लोगों ने हक बात की कहने की पादाश में कोड़े खाए थे। तो ये भी हमारी एक नहीं, इनको पूरा खराज हमारे हीरोज़ हैं और हमारे हीरोज़ हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड। और जो हमारे यंग लोग हैं, और देखें इकबाल जाफरी साहब जो है ना, उनकी वालदा ने साबित किया कि जो नज़रियाती सहाफ़ी होगा, जो किसी नज़रिए के तहत जर्नलिज्म करेगा, वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। वाह। वो माफ़ी नहीं मांगेगा एजाज़, वो सच बोलने पे कभी माफ़ी नहीं मांगेगा अगर उसने सच बोला है तो यही मिसाल अब अभी जो जर्नलिज्म में जो लोग हैं उनके लिए एक ये सबक है कि अगर आप सच बोलते हैं और अगर आप हक में हैं तो फिर आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन बड़ी ये भी अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि हमारे जर्नलिज्म में ऐसे लोगों की तादाद बड़ी कम है कि जो अपनी बात पे कायम और ट्रू स्पिरिट ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करें। Yes. हमारे यहाँ तो मुफादाती टोले हैं, एक पार्टी का है, दूसरी पार्टी नहीं, का है। हमारे यहाँ माफिया मांगने की मिसालें भी हैं। माफिया मांगने की भी है, और फिर या कोई इस्टेब्लिशमेंट का स्टूज बना हुआ है, या एक हुकूमत का स्टूज बना हुआ है, या किसी और सियासी जमात का स्टूज बना हुआ है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट अलमिया है, ये बहुत बड़ा आदमी। तो बहरहाल में आसिफ इतना ही है। नाज़रीन, आपने तीनों इशूज़ के ऊपर हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई ऐसी दिलचस्प शख्सियत है या कोई मालूमात है जो आप समझते हैं हमें इल्म होना ज़रूरी है, तो आप हमें talkshock777@gmail.com पे रब्ता करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।